वो क्या करती है तो बताएंगे? This call is now being recorded. फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। एहसान दानी सर को बताइए बोल रहे हैं हमारे। सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए आप। अच्छा, कह रहे कि बताइए हमारे देश में जो बैंक है वो क्या काम करती है? पैसे का लेन देन, लोन बहुत लेना, सही पैसा, है। डेबिट क्रेडिट। सही है। और हमारे जो इससे पहले जो होती थी पुराने जमाने में, जो बैंक की जगह में जो अमीर लोग या सेठ थे और राजा महाराजा में मंदिर भी जो है ये पैसे की लेन देन करते थे। तो आज मेरा जो टॉपिक है सूद की रकम यानी इंटरेस्ट अमाउंट पर है। तो कोई बताएंगे पहले कि इंटरेस्ट अमाउंट या सूद की रकम क्या है? इंटरेस्ट के बारे में सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। जी, जब कोई पैसा किसी को देते हैं हम, या कोई भी आदमी ए अगर बी को पैसा देता है जितना भी रुपया, तो उस देने से पहले बात करता है कि आपको हर साल इतना रुपया इंटरेस्ट, हर महीने इतना रुपया एक्स्ट्रा लगेगा इस पैसे का। अगर 100 रुपया दिया तो बोलेगा कि 5 रुपया आपको 5% इंटरेस्ट लगेगा। तो वो 105 रुपया अगर वो नेक्स्ट मंथ उसको लौटाएगा तो 105 रुपया जो लौटाएगा, तो यही 5 रुपया उसका इंटरेस्ट हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। तो सही कि इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है, सही है कि वो किसी जो है, जैसे या कोई बैंक देती है या फिर कोई अमीर लोग या किसी को देते हैं, सेठ जो है कोई रकम जो है किसी को देते हैं और उसके बदले में जो वो उस रकम के बदले में जो एक्स्ट्रा जो रुपए लेते हैं वो इंटरेस्ट होती है। तो इंटरेस्ट जो होती है दो तरह के होते हैं। जो पहला पहला जो है सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में सादा दिलचस्पी कहते हैं। और दूसरा जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मरकब मुफाद कहा जाता है उर्दू में से। तो कोई आप में से कोई बताएं कि हल्का से बताएं या फिर अच्छे से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और लोग भी रिस्पॉन्स करे भाई। हाँ, P/R/T/100। सही है। तो मैं जो इसका बेसिक चीज कह रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में जो होती है कोई भी जो सामान अगर देते हैं, जैसे कोई अगर बैंक या फिर कोई अमीर लोग अगर पैसे देते हैं किसी को, तो उसकी जो रकम की जो इंटरेस्ट होती है, जैसे उस रकम की जो इंटरेस्ट होती है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होती है, किसी को रकम अगर देते हैं तो उस रकम की तो इंटरेस्ट देती है, जो इंटरेस्ट के जो आते हैं उसके बदले में उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, तो उसको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो है जो है सिंपली जो लोग निकालते हैं, उसको जो निकालने की जो एक जरिया होती है, तो उस P/R/T/100 करके जो होते हैं, इसे इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसमें जो है पी हुआ किसी अमाउंट है या फिर हुआ आर जो है जिस रेट पे किसी को देते हैं, कोई मान लिए किसी को 5% या फिर कोई 10% पे देती है तो वो रेट हो जाती है। और टाइम जो होती है वो कई तरह के होते हैं, या फिर 6 माही पे भी टाइम देते हैं या फिर सालाना देते हैं और कोई 3 माही पे भी देते हैं। तो ये हो गई सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है तो जो बैंक देती है, अभी हमारे प्रेजेंट में हमारे देश में जो है बैंक जो है ये देती है। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसी को देती है, लेकिन वो क्या होती है कि इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट का भी पैसा लेती है। जैसे मान लिए कि कोई अगर 1-2 साल की किसी ने किसी बैंक ने किसी को अगर 10,000 रुपये दिया, उसके बाद अगर उसको अगर अगर उसका अगर इंटरेस्ट हो जाती है 11,000, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है, अगर 11 यानी टोटल जो है 11,000 होती है, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है अगर इंटरेस्ट अगर 1,000 होती है तो 1,000 का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी यानी सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होती है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है उसको निकालने के लिए एक एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला होता है P/1 + R/100 पावर n -1 होती है।
आप में से एक कोई बताए, मैं इस पे सवाल करता हूँ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, अगर किसी बैंक ने किसी इंसान को 5,000 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, और उसने उसको 5% रेट पर 2 साल के लिए दिया, तो बताएं कि उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है। 10। बहुत अच्छे। और 110। उसको अगर 10 रुपए है, अच्छा उसको कितने बैंक उसको उसको वो आदमी कितने रुपए लौटाएंगे। 110 रुपए। बहुत अच्छा। देखिए इसको हम निकालने के लिए ब्लैक बोर्ड में दिखा रहा यूज कर रहे हैं। टाइम जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको सही करके, जैसे कोई आदमी अगर दिया है तो किसी आदमी को दिया 100 रुपए दिए, और किसी रेट पे 5% रेट पे दिया, और टाइम अगर उसको बॉन्ड कर दिया कि 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होती है कि उस आदमी को दिया रकम इंटू, या जिस रेट पे दिया उसको इंटू, और जिस टाइम पे दिया है उसको बाय 100 होते हैं। तो और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, फी रकम दिया है, अमाउंट दिया 100, और आर दिया हुआ है 5%, और टाइम दिया 2, तो बाय 100 हो जाएगी। तो इसको अगर ये करते हैं, सोल्व करते हैं, तो 100 डिवाइड हो जाएगी, तो यही टोटल 10 रुपये होगी। ये 10 रुपये उसका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किसी उस बैंक को, या फिर तो यानी उसको जो आदमी को जो अमाउंट लौटाना पड़ेगा टोटल, तो उसको 100 प्लस 10 रुपये, 110 रुपये लौटाने पड़ेंगे। ऐसे जो है किसी सिंपल इंटरेस्ट निकाले जाते हैं। और 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 आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जबर एहसान अच्छा किया है। देखिए माइक्रो टीचिंग आमने सामने रहता है, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आप लोग का बिहेवियर भी देख सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम असेस करते हैं, आपका बिहेवियर देख के असेस करते हैं। यहाँ ऑनलाइन में क्या होता है, उतना असेस नहीं कर पाते हैं। जैसे स्किल टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में माइक्रो टीचिंग, जो पी टीचिंग इतना इम्पोर्टेंट है, और एक इंडिविजुअल को देखा जाता है और एक इंडिविजुअल को मौका दिया जाता है। ओके, अच्छा तरह मॉनिटर किया जाता है, अच्छा तरह स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मगर ऑनलाइन में उतना हम असेस नहीं कर पाते हैं। फिर भी आप लोग जो है ना मेहनत कर रहा है, मोबाइल डेटा यूज करते हुए, मोबाइल कैमरा यूज करते हुए बहुत अच्छा कोशिश किया है। ओके, 5 to 10 मिनट्स करना है, उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। थैंक यू सर। अच्छा किया है जफर एहसान, बहुत अच्छा किया है। एक्सप्लेनिंग की तरह एक्सप्लेन किया गया है। और बाकी मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है, अगर बाकी लोग भी कुछ बता रहे हैं तो बता सकते हैं, जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। सर अगर इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। सर बहुत अच्छा सर, बहुत जबरदस्त। अच्छा उस दिन वो ये हो गया था कि सर दोबारा रीप्लान करने के लिए, लेकिन आज बहुत जबरदस्त किया सर, बहुत अच्छा लगा आज। यही हम लोग चाहते हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपके जो अंदर स्किल्स है वो मतलब बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए हम करते हैं। अगर हम लोग जो है ना, अगर अच्छा तरह करना है तो फिर अपना जो टाइम, बहुत टाइम लगेगा। ओके, ये सब कंस्ट्रेंट्स माइंड पे रखते हुए हम लोग तो थोड़ा सा बहुत जो है आगे बढ़ना पड़ता है, उसको जो इग्नोर भी करना पड़ता है। नहीं तो फिर माइक्रो टीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। इससे बीएड में एक एक दूसरे की पहचान होता है माइक्रो टीचिंग से, समझ रहे हैं ना। इसलिए अब जितना हम लोग फेस टू फेस में इफेक्ट रहते हैं उतना ऑनलाइन में नहीं है। ओके, फिर भी हम लोग ऑप्टिमम जो है अच्छा तरह करने के लिए कोशिश करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट तौसीफ रजा, आप लोग कुछ बताना चाहता है इनके जफर एहसान के बारे में। नहीं सर, अब नेक्स्ट कर दीजिए सर, टाइम कम है। चलिए, जफर एहसान हो गया। तो तौसीफ रजा। यस सर। अब तौसीफ रजा आप कीजिए, एक्सप्लेनेशन स्किल कीजिए।
एक्सप्लेनेशन स्किल प्रेजेंट कीजिए। सर मेरा कनेक्टिविटी इशू है तो हम वीडियो बंद कर रहे हैं। ओके, रिजवान आलम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रिजवान आलम। रिजवान आलम। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है आपकी, आप कीजिए। सर हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, वीडियो ऑफ रहेगा सर मेरा। अब्दुल वाहिद प्रेजेंट करना चाह रहा है। यस सर। नहीं मैं तो नहीं Yes, बोला sir. ना, मैं तो रिजवान को बोला हूँ। सर तौसीफ बोल रहे हैं सर। तौसीफ तैयार है? यस सर, वीडियो म्यूट रहेगा सर। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप ऑडियो से अच्छी तरह एक्सप्लेन करें तो उससे अच्छा क्या चाहिए हम लोग। देखिए, अब वीडियो लेसन तैयारी करने से ऑडियो लेसन तैयारी करना, रेडियो लेसन तैयारी करना बहुत डिफिकल्टी है, समझ रहे हैं ना। अगर आप वीडियो ऑफ रहता है, वीडियो ऑफ रहता है और बेहतर से बेहतर करना पड़ता है। चलिए, ओके, गो अहेड। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज की कितनी किस्में और किस तरह से बांटा गया है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज की कितनी किस्में होती है और किन किन तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बच्चों, त्रिभुज को दो हिसाब से बांटा गया है, एक जाविया के हिसाब से और दूसरा साइड के हिसाब से। जाविया जिसे भुजा कहते हैं और साइड तो पता ही है, साइड को साइड ही कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जाविया के हिसाब से त्रिभुज को तीन किस्म में बांटा गया है, जिसे भुजा के हिसाब से तीन भाग में बांटा गया है, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोण के हिसाब से बच्चों इसे भी तीन भाग में बांटा गया है, तीन किस्म हिस्सा में तकसीम किया गया है, जिसे समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल डिग्री हो, जिससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जी बच्चों, एक जाविया 90 डिग्री का हो, उर्दू में सीधा शब्द कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिसमें ज्यादा कम से कम सर आवाज नहीं आ रही है। इनका प्रॉब्लम नेटवर्क इश्यू है, रहने दीजिए। इनकी तरफ सर, इनकी तरफ जो ना हमेशा रहता है, इनकी गलती नहीं है, नेटवर्क इशू रहता है। तो सिर्फ ऐसा थोड़ा सा सिग्नल की तरफ आ जाइए। चलिए, कीजिए, आगे बढ़िए। जिसमें तीनों न्यूनकोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसे जाविया असल से उर्दू में कहते हैं और न्यूनकोण हिंदी में कहते हैं। बच्चों, जिस मसलस में तीनों बराबर हो उसे मसलस जाविया कहते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोण के हिसाब से जिस मसलस की तीनों साइड बराबर हो तो उसे एक तरफा मसल्स कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, इस मसल्स की दो साइड बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उर्दू में मसाविल सकीन मसल्स कहते हैं। बच्चों, जिस मसल्स की एक भी साइड बराबर हो उसे तारसी मसल्स कहते हैं, और हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मेरा टॉपिक यहीं पे होगा। थैंक यू सर। हो गया तो सिर्फ मैंने कोशिश किया है। अब देखिए ना, नेटवर्क का अगर इश्यू रहता है, आज मेरा कितना परेशान हो गया है। मतलब एक बार नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं ना, मोबाइल डेटा से कनेक्ट करने में, मोबाइल डेटा से क्लास लेने से, मोबाइल डेटा से कनेक्ट करने से। फिर बच्चों का भी, मेरा बेटियों की भी आज एग्जाम भी शुरू हो गया है। जिस दिन एग्जाम शुरू हो गया उसी दिन नेट नहीं है, परेशान। ये सर कोइंसिडेंट हो गया। हाँ, परेशान तो रहता है। चलिए, फिर भी कोशिश किया है, बहुत अच्छा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इनको कुछ सजेशन देना है
जनरली एक्सप्लेनेशन स्किल में ज़्यादा फीडबैक देने की जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिक्स बच्चा एक्सप्लेन करते हैं, कंटेंट रहता है, हाँ, इसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। बाकी स्किल्स में हम थोड़ा सा फीडबैक दे सकते हैं। एक्सप्लेन तो हर एक बच्चा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, राइट। उसमें बिगिनिंग करना, क्लोजिंग करना, बीच में लिंकिंग करना, राइट। इसमें लिंकिंग करने में रिलेवेंट स्टेटमेंट्स ही रहता है, समझ रहे हैं ना, इररिलेवेंट तो नहीं रहता है। सही तबरेज? यस सर, यस सर। इसमें क्या रहता है, टीचर का पार्ट ज्यादा रहता है। मिनिमम 30 Yes. मिनट्स जो है टीचर एक्सप्लेन करते हैं नया कॉन्सेप्ट को। नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में बच्चों से इंटरेक्ट भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, ओके। फिर प्रीवियस नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं, इस तरह ब्लैक बोर्ड भी यूज करते हैं। इसलिए टीचर का रोल ज्यादा रहता है। अच्छा तरह एक्सप्लेन करेंगे हम, जो है ना, समझ सकते हैं आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट हीना कौसर, जी सर। आप कीजिए। ओके सर। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जी सर, अच्छा हूँ। ठीक है, आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, ये ट्रायंगल है ना बच्चों, दिख रहा है ये? यस मैम। हाँ, तो ट्रायंगल के तीन, आप देख सकते हैं इसमें ट्रायंगल के 3 साइड है और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। इसके एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ठीक है। इसके 3 एंगल और साइड्स 1 2 3 साइड्स, ओके। तो बच्चों आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं मैं बताऊंगी आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और उसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में? तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, कोई बता सकता है? 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री के, गुड। इसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड मेजर 60 डिग्री ओनली, ओके। अब आते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? सेम एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होती है ना, वैसे ही आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब कोई एक ऐसा ट्रायंगल का नाम बताओ जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, कोई बता सकता है? असमानता त्रिभुज बोलते हैं मैम। हाँ, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ओके। स्केलेन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है और एंगल भी अनइक्वल होते हैं, ओके। अब तक हमने 3 ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल होते हैं एंड एंगल मेजर 60 डिग्री ओनली, यस। और सेकेंड ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं, ओके। और थर्ड वन हमने क्या पढ़ा? स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती बच्चों और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, उससे हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल, यस। समझ में आया बच्चों? एक्यूट ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90, उसे हम एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, यस। अब लास्ट वन, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कोई बताएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से अबव हो। हाँ, वेरी गुड। जिसका एक एंगल, ओनली वन एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और बाकी 2 एंगल कितने हो? बाकी 2 एंगल का सम 90 से भी कम हो। समझ में आया? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसका एक एंगल, बस ओनली वन एंगल 90 से ज्यादा हो और बाकी 2 एंगल 90 से कम हो। सम ऑफ द 2 एंगल इज लेस देन 90। समझ में आया? एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड, जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, लेकिन ऑब्ट्यूज में बस वन एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। अब हम आते हैं राइट ट्रायंगल पे। राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री। हाँ, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। मान लीजिए आप कि कोई भी ट्रायंगल है, हम उसे कैसे जानेंगे कि दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? हाउ वी कैन टेस्ट दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? मैं आपको कोई ट्रायंगल देती हूँ, ठीक है, और उसकी साइड्स भी देती हूँ आपको, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है?
उसके किसी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ उसका ये दिस ट्रायंगल इज अ राइट। जैसे कि मान लो मैंने 3 साइड्स दी हुई है, एक होता है हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है बेस, एक होता है हाइट, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड, जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट प्लस बेस का स्क्वायर। जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए बेस और हाइट के बराबर। मतलब जो मान लीजिए आप हाइपोटेनस को सी लेते हैं और बेस को ए लेते हैं और हाइट को बी लेते हैं, तो जो हाइपोटेनस सी का स्क्वायर होगा वही हाइट और बेस का स्क्वायर होगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई भी वैल्यू देती हूँ तो आप फाइंड कर लोगे ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, हो गया। ओके, कैसा रहा? वहाब साहब बहुत अच्छा था। यस सर। और कैसा है? जी बहुत अच्छा है सर। एक्सप्लेन अच्छा है, बिगिनिंग कैसा है? सर इसको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा से आता है सर। नहीं, एक्सप्लेन अच्छा है, बिगिनिंग कैसा है? ओपनिंग ओपनिंग में सर ट्रायंगल के बारे में बताइए। ठीक, ओपनिंग कैसा करना है? बच्चों से पूछ डायरेक्ट किया है ना सर एक्सप्लेनिंग स्किल है ना, तो सर एक्सप्लेन यही कर। अरे एक्सप्लेनिंग में बिगिनिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, ओपनिंग द लेसन। बिगिनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ चुका है। यस सर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग स्किल, एंट्री एंड एग्जिट। ओके, ठीक है, अच्छा है। वाहिब साहब नेक्स्ट आप कीजिए। ओके सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में रेशनल नंबर पे लाके छोड़ा था, तो आज मैं रेशनल नंबर को स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रेशनल नंबर होता क्या है। वो नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। मेनली इसको अगर समझे रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका, तो सबसे पहला है कि उसको P/Q के हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि P और Q दोनों जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 3/5 हो गया, 2/3 हो गया, इस तरह का 0 भी रेशनल नंबर है। जितना भी इंटीजर है वो सभी रेशनल नंबर है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं टाइप्स में, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का साइन अगर सेम हो तो वो पॉजिटिव होगा, अगर दोनों का साइन अपोजिट हो तो वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे 3/5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और 5/2 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो क्या है, निगेटिव है, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी के, तो किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 2/5 है, तो इसके न्यूमरेटर में 3 से और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेनली अगर जनरल बात ये कहें तो किसी भी रेशनल नंबर में m और कोई नंबर है तो उसको ऊपर में और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए दो बात को समझना है, जानना है। पहला कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो उसको काट सके, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसका साइन जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है रेशनल नंबर का। और फिर कंपैरिजन ऑफ दो रेशनल नंबर का कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं,
तो दो रेशनल नंबर में अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो तो बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर दोनों सेम साइन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम करते हैं, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और सेम करने के बाद जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वही रेशनल नंबर बड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि दो से ज्यादा रेशनल नंबर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और फिर हम लोग रेशनल नंबर को जिस तरह से नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, इन सब नंबर को नंबर लाइन पे दिखाए थे, उसी तरह से रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जीरो के राइट में पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। होल नंबर के केस में, इंटीजर के केस में, इंटीजर के केस में भी जानते आ रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन जो पढ़े हैं, तो उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये समझना जरूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप लोग जानते होंगे। तो अगर कोई रेशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो फिक्स है कि वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। कोई रेशनल नंबर दिया, उसको कह रहा है कि आप इसको नंबर लाइन पे दिखाइए, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो फिक्स है कि वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो उसका जो होल वाला पार्ट होगा उसके जस्ट आगे वाला नंबर के बीच में होगा। तो यहां तक आज हम लोग देखे हैं। यहां तक में किसी को अगर दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं सर, बहुत किया। और कोई डाउट नहीं है? वाहब साहब जी सर। अब लेसन या भेज दिया है? जी सर, भेज दिए सर। कौन सा लेसन में? अब ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट पीपल अंडरस्टैंड, ये है ना? आ गया है, मगर इंग्लिश में लिखा ना आपने? नहीं सर, थोड़ा सा इंग्लिश लिखे हैं, लेकिन पूरा उर्दू में ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा लिखे हैं। आपका लेसन है 1 पेज में है? 2 पेज में है सर। 3 पेज में है सर, 3 पेज में। हाँ, तो एक रेटिंग स्केल है 1 पेज में, 1 पेज में लेसन है। मैं अभी आप शेयर करता हूँ, देखिए। ओके सर। ये है ना आपका? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर, यही है। यही लेसन है ना? जी। इंग्लिश है, उर्दू है? सर यहाँ उसके बाद ये बताओ, ये इंग्लिश है उर्दू है? सर यही तो बोले कि यही इंग्लिश में लिखे हैं ये सर, उर्दू नहीं हो रहा था। उर्दू ये लेसन है आपका? यस सर, यस सर, यही है। एक ही पेज में है ना? एक ही पेज है ना? जी जी जी, यही है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन सीट भी है ना सर? और इतना पेज कंटेंट आप 5 to 10 मिनट ज्यादा एक्सप्लेन किए। अब लिखा कम है, एक्सप्लेन किया ज्यादा है, क्या बात है? लिखा थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन किया ज्यादा। सर रेशनल नंबर लिखे हैं, उसके बाद जी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नहीं, आप लिखा कम है। ओके, लिखे तो वही है, लेकिन थोड़ा सा कम लिखे हैं सर। लिखे कम, मैं बोला ज्यादा। कैसा? जो बोला है वो नहीं लिखा गया है। यस सर, लिखा हुआ है सर। जैसे रेशनल नंबर का डिफिनेशन बोले हैं तो वो लिखा भी हुआ सबसे ऊपर में, ऐसा नंबर जिससे हम लोग सबके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप जो भी बोलते हैं वो सब आपका टीचर एक्टिविटी में लिखना चाहिए। ओके, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट्स यूज है ना, उसमें सारा लिखना है। जैसा एक सादा कागज दिखाते हुए बच्चों से पूछा गया है ये किस तरह शक्ल में है, बच्चा रिस्पॉन्ड हो गया रेक्टेंगल शेप में। फिर नेक्स्ट उसी टीचर एक्टिविटी में
सादा कागज दिखाते हुए पेपर को जो मोल्ड किया गया है, जो भी आप बच्चों से बात करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, सारा लिखना। तब जो आपका लेसन प्लान बढ़ेगा। सिर्फ कंटेंट नहीं लिखना, जो किताब में जो भी कंटेंट है वो उठा के नहीं लिखना, उस कंटेंट को एक्टिविटी की जैसा जो है कंटेंट को जो है एनालिसिस करके कंटेंट को कैसा प्रेजेंट किया जाता है वो सब कुछ लिखना पड़ता है, तब लेसन बढ़ेगा। फिर आप कंटेंट टीचिंग पॉइंट्स की जैसा लिखा है, टीचिंग पॉइंट्स अलग है और एक्सप्लेन करते हैं आप। आपका टीचर एक्टिविटी में एक्टिविटी है, टीचर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आप क्लासरूम में करेंगे वो पूरा लिख रहा है। ओके, बच्चों की फिगर देखते हुए, फिगर दिखाते हुए, बच्चों की मॉडल दिखाते हुए ये सारा चीज लिखना है। वो आपके लेसन में नहीं है। सिर्फ नेचुरल नंबर क्या है ये कुछ लिखा है, इतना नहीं है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दोबारा लेसन बनाओ। मगर आपका एक्सप्रेशन स्किल अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, मगर जितना एक्सप्लेन कर रहा है वो भी आपका लेसन प्लान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप क्या एक्सप्लेन किया कोई नहीं देखा जाता यूनिवर्सिटी, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है। रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात? यस सर, ओके सर, फिर से कर ये देंगे। सबके लिए है, ये फीडबैक सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए। सर जो इसमें भी आप स्टूडेंट का जो सर और इसमें देखिए कैसा आप अपलोड किया, इसमें कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट यूज किया ये नहीं लिखा, और बच्चों का रिस्पांस क्या है, तलबा का सरगर्मी जो लिखा है इसमें कुछ नहीं लिखा। ये ऐसा भेज सकते हैं? इनकम्प्लीट है ना, तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है। क्या इसमें तो कंपोनेंट? एक्सप्लेन सर, इसमें तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें तलबा का रद्दोमल क्या होगा सर? अरे बच्चा गौर से सुनेंगे, बच्चा इंटरेस्ट से देखेंगे। ओके सर। बच्चे सुनेंगे ना आप, ये तो यस लिख सर। सकते हैं ना, बच्चे के नोट करेंगे। तो सर जितना बोले हैं उतना लिखेंगे? हाँ सर जितना बोले हैं उतना लिखेंगे? हाँ लिखना है। मैं जो तो जो भी तीन पेज हो जाएगा, सारा कोई दिक्कत नहीं एक्टिविटी, है। राम से ये पूछा गया है, रहीम से ये पूछा गया है, रहीम का समाधान ये ये सारा एक्टिविटी लिखना, इसलिए इसको कहा जाता है एक्टिविटी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? एनी एक्टिविटी बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एनी एक्टिविटी पूरा सिस्टमेटिकली लिखना है। आप जो मन में आया, आप जो समझ लिया है, ऐसा नहीं होता जी। हाँ, आधा अंग्रेज आधा उर्दू, हाँ, एक सिस्टम फॉलो करो, राइट? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। उबैदुल्ला जी अब तैयार है? यस सर। उबैदुल्ला आप कीजिए। ओके सर। तो फिर कट किया। हाँ कीजिए। हाँ उबैदुल्ला टाइम नहीं है। जी सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे आप लोग? गुड आफ्टरनून सर। कैसे जी हैं सर आप लोग? ठीक, जी सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है। तो बच्चों, किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इसको हम कैसे पता करेंगे? गिन करके, काउंट काउंट करके। करके। काउंट करके, वेरी गुड। तो बच्चों, गिनने वाले नंबर को, जो भी नंबर हो उसको हम लोग, गिनती वाले नंबर जो भी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर सर। नेचुरल उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। वेरी गुड। उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। वेरी गुड। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है।
इसी में अगर नेचुरल नंबर को उर्दू में तिब्बी नंबर कहते हैं, अगर इसी नंबर में अगर हम 0 मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? होल नंबर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग उर्दू में मुकम्मल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ये क्या है? 0 मिला दिए तो ये क्या बन गया? ये होल नंबर बन गया। अच्छा, ये पता है आप लोग को सक्सेसर किसे कहते जी, जब इससे एक जी नंबर जी के 1 जोड़ देते हैं तो वो उसका सक्सेसर हो जाता है। वीडियो पॉलिश हो गया है सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क इशू होगा उसके साथ। हेलो सर, हो गया? नहीं सर, अभी सर नहीं हुआ नेटवर्क है। इशू है। सर नेटवर्क इशू है सर, वो नहीं आ ओके पा रहा चलिए। है। हाँ चलिए, फिर मुजफ्फर आलम आप कीजिए। यस सर। आप यस इंतजार कर रहा होगा, आप इंतजार इसलिए आपको होल्ड में रखा है। सर। हाँ। वो गूगल ड्राइव में थोड़ा देख लीजिए सर कि कैसे लेसन प्लान बनाया, मैंने सुधारने का बहुत प्रयास किया है सर। ओके मैं ओपन करता हूँ अभी शेयर करते हुए, स्क्रीन शेयर करते हुए। तब तक आप ना शुरू कीजिए। यस सर। सर एक्सप्लेनेशन स्किल है सर, उसी में मुजफ्फर आलम यही है ना आपका? जी सर। यस सर। देखो इम्प्रूव हो गए ना, अच्छा हो गया ना? यस सर, मैंने कोशिश किया है सर थोड़ा सा। अच्छा है। जी सर। अब मैं शुरू कर दूं सर? हाँ शुरू कीजिए। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। अच्छा हूँ सर। अच्छे हैं, आप कैसे हैं? चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में कुव्वत नुमा और कुव्वत के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम किया था, और मैंने ये जाना था कि कुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी जाना। आज हम लोग शुरू करेंगे कि लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी कि कुव्वत नुमा का क्या क्या लॉज है, कानून क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 2-3 पॉइंट है, आप अगर एक एक करके हम लोग जानेंगे। और आपसे एक सवाल ये है कि कुव्वत नुमा को कैसे लिखते हैं, कोई बताएंगे? एक्सपोनेंट को कैसे लिखते हैं? टू द पावर ए टू द पावर बी। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे है 10 टू द पावर 5 है, और 5 को हम लोग कहते हैं कुव्वत, जिसको हम लोग कहते हैं पावर, और 10 को कहते हैं हम लोग बेस। ठीक है, तो इसी पूरे चीज को, इन्हीं चीज को हम लोग कहते हैं कुव्वत नुमा। ये पूरी चीज यानी 10 टू द पावर 5 को एक्सपोनेंट कहते हैं। और जैसे कोई भी नंबर होता है, अगर जैसे 10,000 कोई नंबर है, 10,000 को हम लोग इतने बड़े नंबर पर लिखते हैं, लेकिन उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि 10 टू द पावर 4 कर देते हैं। यही चीज है, आपको जानना है कि अगर ये 10,000 इतना बड़े इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस लिया हुआ है, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग 10 टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ, मैंने पहले ही बता दिया, उन्होंने बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है। तो एक्सपोनेंट हम लोगों ने जान लिया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जिसका बेस यानी 2 या 3 का बेस सेम हो, और वो मल्टीपल में हो, और उसका पावर डिफरेंट हो, तो ऐसे का यानी इक्वल कैसे, ये मतलब मल्टीपल कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 2 पर पावर 3 है इंटू 3 पर पावर 2 है, सॉरी 2 पर पावर 2 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 है, यानी दोनों जगह बेस सेम है, और ये 3 और 2 दोनों पावर अलग अलग है, यानी इसका भी पावर 3 है, इसका पावर 3 है, और इसका पावर 2 है, दोनों का पावर डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग जानेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2
2 करते हैं, उसके बाद इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि तीनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 सर ऊपर लिखिए ना, नीचे दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा देखिए नीचे दिखाई है ना। और तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि 2 पर पावर कितना है, 6 है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे 6 आया तो 2 दोनों बेस सेम है, तो ऊपर में पावर दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो 6 के इक्वल आ जाता है। जैसे यहीं पर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 पर पावर 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5 सर 5 जी 5, यानी 2 पर पावर 5 हो जाएगा। तो इसीलिए एक लॉज बना है जो हम लोग या तो ये सब मिसाल से तो हम लोग देख लिए, इसी को हम लोग लॉज पर एक डालते हैं। कानून क्या है, तो कानून है बच्चों, यहाँ पे आप उतार लेंगे कॉपी में, कि अगर ए पर पावर m रहे, इंटू में रहे, और a पर पावर n रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं कि a पर पावर m n, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा। अब दूसरा जो पॉइंट है, मैंने थोड़ा सा मिटाने का प्रयास किया है लेकिन मेरे पास है नहीं वो चीजें। और एक दूसरा चीज है कि अगर आपको कि a पर पावर अगर 3 रहे, मतलब a पर पावर m रहे और वो डिवाइड में रहे, और a पर पावर n रहे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी पावर को माइनस कर देते हैं। क्या कि दोनों जगह बेस सेम है तो बेस को लिख देते हैं, एक बेस को लिखते हैं, उसके बाद पावर जो अलग अलग है तो उसको m माइनस n करते हैं। जैसे एक मिसाल के साथ सीखते हैं कि अगर a पर यानी 2 पर पावर 3 यानी डिवाइड और 2 पर पावर 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को 2 बेस सेम है और उसके बाद 3 और 2 अलग अलग है, तो 3 माइनस 2 करते हैं तो 2 पर पावर 1 रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये एक्सपोनेंट का क्या क्या होता है। एक्सपोनेंट का पहला हम लोग रूल ये पढ़ा कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम लोगों ने उसको कहा कि a पर पावर m प्लस n करते हैं, यानी पावर को ऐड करते हैं। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में रहे तो हम लोग दोनों पावर को माइनस करते हैं। ये दोनों चीज हमने सीखा। और बच्चों इन दोनों के मुतालिक कुछ सवालात हैं, आप बना के लाएंगे, और यही सारी चीजें। थैंक यू सर। अच्छा है मुजफ्फर आलम, और आपने बहुत सेटअप किया है प्रेजेंट करने के लिए अच्छा तरह बोर्ड, मगर लाइटिंग जो है ना सामने रखा गया है। जी लाइट सर, साइड पे रखिए। जी सर, थोड़ा सा लाइट बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, व्हाइट बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप लिखा है ना वो नहीं दिख पा रहा है। जी सर, थोड़ा सा इतना नहीं हो पाया सर, थोड़ा सा। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपका लेसन प्लान भी इम्प्रूव हो गया है, बहुत अच्छा लिखा है। और इनका देख लीजिए उर्दू कैसा लिख रहा है, उर्दू में लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी लोग बाकी लोग कुछ बताना चाहते हैं, फीडबैक? सर मेरे का बहुत अच्छा था सर प्रेजेंटेशन, और उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। एज ए स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि समझना बहुत आसान था जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मुजफ्फर साहब। यस सर, यस सर, हेलो, हेलो सर। शायद सर की कनेक्टिविटी चली गई। मीटिंग में सर नहीं है क्या? जी हाँ तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और इसी चीज को बारीकी से समझाया है। जी नहीं समझे सर, क्या बोल रहे थे? कह रहे कि आपने जो है एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा किया है, और ये किसी भी चीज को जो है कि कोर्स छोड़ कर समझाया है वो बहुत अच्छा है। जी, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड वो पढ़े सर को आने दीजिए तब बोलिएगा। ये सब कुछ अच्छा मिल जाएगा मार्क्स। सर है लेकिन सर का नेटवर्क इश्यू है। हाँ सही कहा अभी तबरेज भाई। लेफ्ट हो गया अभी। सब नहीं है ना वही
आप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5-4 का क्लास बना दीजिए इसको। बाप रे बाप। हेलो यस सर। यस सर, यस सर। आपका कनेक्टिविटी नहीं था सर, कनेक्ट। फिर नेट चले गए। जी चलिए मुजफ्फर साहब बता दीजिए a पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसा समझा सकते हैं बच्चों को? क्या सर? ए पर पावर a पावर 0 इज इक्वल टू 1। ए पर पावर 0 तो इसको कैसे समझाएंगे सर? सबसे पहले मैंने उसको एक एग्जांपल के थ्रू से ये किया है सर कि अगर ए कोई एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ए पर पावर 5 और नीचे में भी एक ए पर पावर 5, तो उसको दोनों को काटेंगे तो आ जाएंगे ए आ जाएंगे और ऊपर में मतलब कुछ भी नहीं आएंगे, तो उसको 1 लिखेंगे तो 1 को लिखने का एक स्टाइल है ए पर पावर 0, यानी कि दुनिया में किसी भी चीज पर अगर 0 रखेंगे तो वो हमेशा 1 वैल्यू देंगे। आप सही कहा, मगर कंक्लूजन में आप सही रास्ता पे आया, मगर आप देखिए प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन। यस सर। मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा सर। चलिए मैं बताता हूँ। आप सही कहा, देखिए ना, यही बिगिनिंग और क्लोजिंग। मैं आपको भी बताता हूँ। सर एक चीज सर हम एक बोले सर एक बार। हाँ बोले सर। 2 पर पावर 1 लिखते हैं, 2 पर पावर 2 लिखते हैं, 2 पर पावर 3 लिखते हैं, यानी 2 पर पावर 5 लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएंगे, तो 1 के लिए हम लोग ए पर पावर 0, 2 पर पावर 0 कर देते हैं सर। एक ऑर्डर होता है सर उसका। वो भी सही है जी, मगर जो एक्चुअली हेलो सर। हाँ एक मिनट, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए मैंने आपसे पूछा है ए पावर 0 1 कैसे समझा देंगे, क्योंकि आप ए पावर m बाई ए पावर n जब बेस सेम होता है, ए पावर m माइनस n आपने समझाया, राइट? जी, ये भी समझाया, ए पावर m प्लस m, n भी समझाया, ए पावर m इंटू ए पावर n ए पावर 0 1 कैसा होता है ये समझाने के लिए आपने अच्छा बताया है। ए पावर 5 बाई और ए पर पावर 5 दोनों सेम है, इसीलिए कट होने के बाद 1 आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक होता है 1 है। अगर आपने ये समझा है ना, ए पावर m बाई ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m माइनस n, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए पावर 5 माइनस ए पावर m माइनस n। सर भूल गए थे सर वो बोलने के लिए। सॉरी सर। हमको वो आया बोला सही है, ये बोला आपने, ये यहाँ सही है, मगर ये नहीं बोला। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब ये फंडामेंटल्स है। अगर बच्चों की ए पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसा होता है, ये अगर ये समझ में नहीं आता है तो बच्चा आगे का समझ में नहीं आता है। समझ रहे ना? ओके सर। देखिए 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, राइट? 2 क्या हो गया है 3 टाइम्स, ये एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन 2 3 टाइम्स होने के बाद 6 हो गए, राइट? यस सर। सही है ना? yes, अगर 2 इंटू 0 0 कैसा हो गया? 0 जी। 2 इंटू 0 2 प्लस 6 2 इंटू 3 6 2 इंटू 0 0 कैसा? मतलब 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 समझ? तब जो है -2 इंटू 0 क्या होगा? 0 सर। एनीथिंग इंटू 0 इस तरह। अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। बहुत। आप खुद बता सकते हैं आप कितना इम्प्रूव हो गया है, राइट? जी सर। यस सर, थैंक यू सर। ऐसा दानिश
नेक्स्ट जी एहसान सर। दानिश, यस सर। आप कीजिए, आप कीजिए। वेट अ मिनट। जफर एहसान का हो गया है, राइट। एहसान दानिश अभी। सर मैंने सर पोस्ट कर दिया सर, वो जो मैं किए थे। ओपन करो, ओपन करो। विजिबल है सर हाँ सबके लिए? भाई ओपन। हाँ अच्छा है, उर्दू अच्छा है मगर हाँ? चलिए पढ़ाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? जी सर ठीक बहुत हूँ। अच्छा, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक अरे हूँ। वीडियो नीट है, आपका वीडियो बहुत नीट है। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड। तो बच्चों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि अक्सर फीमेल्स हाथों में कुछ पहनती हैं, चूड़ियां। आप लोगों ने गौर किया है? यस सर। हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, आप लोगों ने गौर किया है? मेरी आवाज जा रही है? यस सर, यस आवाज आ सर, रही है यस सर। सर। तो वो शेप आप लोगों ने देखा होगा, वो कैसे, किस शेप का होता है? उसको मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सर्कल सर्कल। सर्कल। सर शेप गोल होता है उसका। जी, सर्कल, वो गोल शेप का होता है। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये एक सेंटर पे मैंने रखा, और जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा हो गया? सबको दिख रहा है? सब विजिबल है? यस सर। रेस्पॉन्स? यस तो सर। जब मैंने सेंटर पर से एक फिक्स डिस्टेंस पर से जब मैंने एक राउंड अप लिया तो ये सर्कल के शेप में आ गया, ठीक है ना? तो सर्कल के इसको हम क्या कहते हैं? इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? सेंटर, सेंटर। सेंटर कहते हैं। इस सेंटर को यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस। रेडियस, त्रिज्या। चलो जैसे इस सेंटर का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ओ। सेंटर ओ है और इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस। उसको रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यानी कि ओ ए हमारा क्या निकल गया? ओ ए बराबर आर, है कि नहीं? सबको दिख रहा है? ये उल्टा हो गया, सबको उल्टा तो नजर नहीं आ रहा है? नहीं सर ठीक है। ठीक है, दिख रहा है। आर, ठीक है ना? अच्छा, इसी पॉइंट से अगर हम यहां से यहां तक आ जाते हैं और ये पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दोनों डायमीटर। डिस्टेंस ओ और ए और बी को क्या कहेंगे? डायमीटर। यानी कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, यानी ए बी को हम डायमीटर कहेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी से। इसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना कि ओ और ए का डिस्टेंस आर है, जिसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं। और ए और बी का जो डिस्टेंस है ए बी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो चारों तरफ पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस। पूरे को पेरीमीटर सर सर्कमफ्रेंस और वो हाफ को सेमी सर्किल। तो सब लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा है। आज हम लोग सर्कल के अबाउट बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, जिसका नाम हम पी दे देते हैं। इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं।
अंदर, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और ये सर्कल के बाहर, यानी कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है जिसका नाम क्यू दे देते हैं, तो वो आउटर पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट। तो सर्कल के दायरे के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसे इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और दायरे के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उसे एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो कोई ये तो जानता होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो दायरे का एरिया जो होगा उसको पाई स्क्वायर से डिनोट करेंगे, यानी कि पाई गुना उसके रेडियस का मल्टीपल। ठीक है ना। तो इस पर अभी हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात बनाएंगे, बहुत सारी जगह पे इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, उन सब चीजों को सीखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। जी। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ओके, बहुत अच्छा सेटअप किया आपने, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, मगर एक्सप्लेन अच्छा है। वही हम बात कर रहे हैं ना, कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो ओपनिंग क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने इसके बारे में डिस्कस किया गया है, बिगिनिंग ओपनिंग अप्रोप्रिएट हो, बिगिनिंग एंड क्लोजिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट तबरेज साहब, तैयार है आप? यस सर। सर फिजिकल साइंस में हो गया है? यस सर, हो गया सर। सर हो गया सर। 1 मिनट सर, वो विंडो भाई निकालो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, आज हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर और उसके एरिया को फाइंड करेंगे, कैसे उसका एरिया फाइंड करते हैं और स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वाड्रिलेटरल तो जानते ही होंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। यस सर। कोई बताएगा क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? जिसके 4 साइड होते हैं। सर वैसा क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट। और भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, या फिर सिर्फ ये होता है कि वो 4 साइड से घिरा हो? चारों एंगल उसका 360 डिग्री होते हैं, और तो बस इतना ही होता है ना, क्वाड्रिलेटरल के लिए इतना ही होता है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग देखते हैं कि इंसान है, ठीक है, पूरा इंसान, सबको अगर हम लोग भीड़ में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो सिर्फ क्या देखते हैं? इंसान देखते हैं। किसी को प्रॉपर वे में नहीं जानते रहते कि कौन है वो। ठीक है, दूर से अगर देखते हैं तो, लेकिन फिर वो कोई मेरे जानने वाला पहचानने वाला मिलता है तो उसका पर्सनल प्रॉपर नाम जानते हैं, फिर उसके क्राइटेरिया जानते हैं, है ना। तो उसी तरह ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर जो 4 साइड से बना हो, जिस तरह इंसान है, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंख, 1 नाक, ये सब है, तो उसको देखेंगे, पहचान जाएंगे वो इंसान है। लेकिन अब उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये सब वगैरह जानने के लिए फिर उसको पर्सनली ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है। उसी तरह जब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जाते हैं, तो डिफरेंट अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल मिलते हैं। 4 साइड के बहुत सारे फिगर होते हैं, तो एक उसमें से है स्क्वायर। उसमें से एक क्या है? स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं तो फिर ठीक है। जी। जी, तो अब स्क्वायर की क्या पर्सनल प्रॉपर्टी है? इसकी क्या प्रॉपर्टी, मतलब वो नहीं, खेत वगैरह नहीं, उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका गुण। ठीक है ना, चारों साइड इक्वल होते हैं। 4 साइड इक्वल हो, हर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, और उसके बाद उसका डायगोनल क्या हो? इक्वल हो, और वो एक दूसरे को क्या करता हो? बाइसेक्ट करता हो।
बाइसेक्ट करता हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमने क्या जाना, स्क्वायर को जाना, क्या जाना हमने ये स्क्वायर। स्क्वायर। और कोई दूसरे नहीं है क्या यहाँ प्रेजेंट? एक सेकंड में नाम ही ले लेता हूँ जी। एहसान, दानिश। यस सर। सर आप पढ़ाइए सर आप। जी सर जी जी सर सर पढ़ाइए सर, सब सर हम जी लोग जी ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर के डायगोनल को, अगर स्क्वायर को दिया हुआ है जिसमें एक साइड पता है हमको, ठीक है, तो उसका डायगोनल अगर फाइंड करना है तो वो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे? या फिर स्क्वायर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। या फिर अगर डायगोनल दिया हुआ है और स्क्वायर का साइड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो एक ने अभी जवाब दिया, बता सकते हैं कौन थे वो जो डायगोनल को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट यस करेंगे? सर, मैंने अब्दुल जी, क्यों करेंगे पाइथागोरस से, क्यों करेंगे इसका जी, पता है आपको? क्यों करते हैं पाइथागोरस से ही, क्यों करते हैं उसको? क्योंकि उसका स्क्वायर के डायगोनल का, हाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता है एक स्क्वायर को। वेरी गुड, क्योंकि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और वो जो होता है एक ट्रायंगल बन जाता है, जिस कारण वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिस कारण उस पर पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसी तरह दोनों चीज निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। जब डायगोनल दिया होगा तो साइड निकाल सकते हैं, जब साइड दिया होगा तो वो निकाल सकते हैं। अब आती है इसके एरिया की बात। इसके एरिया से क्या मुराद है, क्या इसका मतलब क्या है, एरिया का क्या मतलब होता है? वो कितना जगह छेकता एरिया, है। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस लेता है, जितना एरिया लेता है, वो एरिया जितना स्पेस लेता है वही उसका एरिया कहलाता है। ठीक है, तो एक स्क्वायर, उसका एरिया किस पे डिपेंड करता है? उसके साइड के डिस्टेंस पे, उसके साइड पे, है ना। उसके साइड पे अगर 2 मीटर का है या 3 मीटर का तो एरिया डिफरेंट होगा सबका अलग। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का A × A, मीन्स साइड इंटू साइड। ओके, हेलो, ओके सर, ओके सर। ठीक है। तो अगर 5 मीटर वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा इसका? ये एरिया क्या हो जाएगा 25 इस सर, स्क्वायर का? 25। 25 मीटर। 25 बहुत अच्छा। मीटर तो हम स्क्वायर लोग या आज क्या क्या पढ़े? हम लोग आज क्या क्या पढ़े? स्क्वायर पर है, उसके कोऑर्डिनेट बाद क्या होता है, उसके बाद स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद उसको साइड और डायगोनल क्या रिलेशन है। उसके बाद पाइथागोरस भी पढ़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। सर मैंने वो भेज दिया है सर। हेलो, सर नहीं है क्या? हाँ सर, है सर, हाँ देख रहे जी हाँ। हैं, देख रहे हैं। हाँ, देखिए सर वो आपका अनपिन करता हूँ। हाँ, मैं यहाँ आपका फाइल देखा था, स्क्रीन का जी शेयर सर। करा। ये है ना आपका? सर नहीं दिख रहा। जी सर, जी सर, यही है सर। आपका है ना ये? जी सर, जी सर। ओके, बहुत अच्छा है, आप भी अच्छा सेटअप किया। जी सर, आप इसको 3 बार बनाए थे सर आपने, वो एक बार बनाए तो आप बोले कि नहीं ठीक है, तो फिर बनाए थे इस तरह हाँ, करके सर। फिर एक बार सही होने के बाद फिर हाँ? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। जी हाईवे सर। हाईवे तक पहुंचना डिफिकल्टी रहता है, फिर एक बार पिकअप हो जाए फिर जल्दी पहुंच सकते हैं ना। जी सर, जी सर। ठीक है, नेक्स्ट रिजवान आलम। यस सर। हाँ, आप कीजिए। सर मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ इंट्रोडक्शन वाला, ये जो आज मैं कल कर देंगे सर। फिर देखिए ना, एरिक्सन स्टेजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना? आपका जी सर। बर्डन हो जाएगा फिर। नहीं सर, कल मैं कर दूंगा, कल सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए बाकी है सर। और किसका पेंडिंग है इंट्रोडक्शन का? इंट्रोडक्शन किसका पेंडिंग है? सर मेरा था सर। हाँ, कीजिए कीजिए, जफर एहसान कीजिए। सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ, उसे लिखा हो जाएगा तो मैं अपलोड कर सकता हूँ कल, मतलब प्रेजेंटेशन भी दे देंगे। अभी प्रेजेंटेशन दे देंगे, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? जी सर।
आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कल तो सबमिट करो, अभी प्रेजेंट तो करो। सर कर रहा हूँ, 1 मिनट सर लाइन पे। हाँ कीजिए। सर हाँ बोलिए। जफर हसन के बाद अगर ले लेते मेरा। ठीक है, जफर सब कीजिए आप। यस सर। हाँ आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो किसी ने काउंटिंग नंबर को जानते हैं? आप कोई बता सकते हैं काउंटिंग नंबर क्या है? हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो, आगे बढ़ सकते हैं। तो जी सर। अच्छा, उसके बाद है कि हाँ, जैसे हम जैसे 1 2 3 4 ये सारी काउंटिंग नंबर होती है, या फिर इसको ऐसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अच्छा, आप बताएं कि काउंटिंग नंबर के आगे में अगर 0 मिला दिया जाए या 8 कर दिया जाए तो वो कौन सी नंबर बन जाएगी? होल नंबर। हेलो, बहुत अच्छा। आप किसने अब्दुल्ला, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा, आपने ट्राई किया। अगर अब ये बताएं कि इंटीजर नंबर जो होती है, यानी जिसको उर्दू में अद्दी नंबर कहते हैं, वो क्या होती है? किसी को अगर मालूम है तो बताएं। जी सर। उसको मैं बताने के लिए हिंट कर देता हूँ। इंटीजर किसे कहते हैं? 0 1 2 3 बताइए। जैसे ब्लैक बोर्ड में जैसे मुझे नेचुरल नंबर और 0 को सर इंटीजर कहा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, जैसे काउंटिंग नंबर होती है, जैसे 1 2 3 4, ये उससे पहले अगर 0 मिला देते हैं और ये हो गई, और उससे पहले अगर नेगेटिव मिला दें, नेगेटिव नंबर्स को मिला दें, जैसे -2 -5, ये सारे नंबर जो है इंटीजर नंबर होते हैं। और इंटीजर नंबर को जो है मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो एक पार्ट होती है एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जैसे 1 2 3 4, ये सारे, और ऐसे एंड तक जाती है। और सेकंड टर्म जो होती है वो नेगेटिव नंबर होती है, जैसे -5 -2, और ये सब मिला के इंटीजर नंबर होती है। तो आप लोग में से कोई बताइए कि जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ 3/5, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं सर, फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। ये 3/5 4/5, इसको क्या बोलते हैं? जैसे P/B के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बहुत अच्छा। किसने साबिर भाई, आपने जवाब दिया। अच्छा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रेशनल नंबर है। आप पहले ये बताइए, कोई जानते हैं कि रेशनल नंबर है क्या, या फिर रेशनल नंबर को जो है प्राकृतिक नंबर? सर आवाज नहीं आ रही है सर। रेशनल नंबर क्या है और उर्दू में अगर जी सर। एक मिनट, कोई जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या? उर्दू में तो नहीं, उर्दू में तो कुदरती आवाज आपकी नहीं आ रही है सर क्लियर, नेटवर्क। कुदरती नंबर क्या बोला जाता सर?
नहीं जानते हैं, कुदरती उर्दू में नहीं जानते हैं सर। अभी बता दीजिए। हाँ, चलिए तब बताइए कि ये प्राकृतिक नंबर या फिर ये रेशनल नंबर क्या होती है, बताइए। 1/2, 1/3 Q not equal to 0, PQ integer। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब अगर एक प्रॉपर्टी लिया जाए तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी ये हो सकती है सर कि Q 0 नहीं होना चाहिए, PQ इंटीजर ही होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है सर। सही बात है। तो रेशनल नंबर जो होती है, रेशनल नंबर जो है इसमें जो है पहली प्रॉपर्टी जो होती है जो P बाय Q के फॉर्म होना चाहिए, जैसे नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि डिनोमिनेटर यानी Q जो होती है उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाती है तो वो रेशनल नंबर नहीं होती। बताइए, जैसे 120 नंबर ले लेते हैं तो ये कौन सा नंबर हो जाता है? कौन नंबर सर? अगर सर आवाज साफ नहीं आ रही है सर आपकी। नॉर्मल का नंबर लेते हैं जैसे 3। हेलो, यस सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं है। आ रही है सर। हेलो, बोलिए सर, फिर से बोलिए। जी बोलिए सर। चलिए जाफर साहब, बताएं कि जैसे जाफर साहब कोई भी अच्छा है, नंबर- आप अच्छा कोशिश किए हैं। प्रॉब्लम कीजिए। अच्छा, जैसे रिजवान आलम, जी सर। हाँ कीजिए आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं सर आप? सर जी कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। ठीक है सर, आप ठीक है ना? जी जी, दुआ है आप लोगों का भी। अच्छा, तो ये बताइए बच्चों कि रुपए के जो सिक्का है उस सिक्के को देखें किस शक्ल में होती है? गोलाकार। गोलाकार। उसको देखा जाए तो मतलब वो सर्कल के इसमें होता है, दायरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दायरा। जी, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी सर। जी, अगर उस सिक्के को बीच में अगर काट दिया जाए तो वो किस रूप में आ जाएंगे, उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? मतलब आधा हो जाएगी। सेमी सर। आधा हो जाएंगे। तो उस जैसा कि अगर हम उस सिक्के, पूरे सिक्के को अगर हम सर्कल की नजर में देखा जाए, दायरा, तो उसके आधे से ही मतलब वो क्या हो सेमी जाएंगे, सर्कल। व्यास, जिसको डायमीटर, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी कह सकते हैं ना। अगर उस सेमी सर्कल को, व्यास को अगर फिर आधे में काट दिया जाए बीच में, तो वो किस में बदल जाएंगे? रेडियस में। रेडियस में। उर्दू में क्या कहते हैं उसको? है किसी उर्दू को में? मालूम? उर्दू में नहीं मालूम सर। उर्दू में नहीं पता। रेडियस क्या कहते हैं? जी रेडियस को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता है सर। नहीं मालूम सर, आप बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उसको। रेडियस को मतलब उर्दू में कहते हैं टर्जी, टर्जी। ओके सर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग मतलब कोशिश किए इतना। तो अच्छा ये बताइए, किसी को मालूम है कि मतलब दायरा का रकबा क्या का फॉर्मूला क्या है? रकबा मतलब एरिया ना सर? दायरा का पाई आर जी, स्क्वायर। एरिया, एरिया, क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। और उसका कतर, जिसका मतलब पड़ी व्यास का अगर क्षेत्र फॉर्मूला की बात किया जाए तो 2 पाई आर। 2 पाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अब बताइए, ये बता सकते हैं एरिया का सेक्टर अगर निकालना हो, सेक्टर का रकबा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, और लास्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि मतलब वो तबका का जो ये मतलब रकबा मालूम करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका बता सकते हैं? उसमें से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थीटा बाय एरिया ऑफ सेगमेंट, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर होगा वो, उसमें एरिया ट्रायंगल को एरिया को कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही बोले। चलिए बहुत ट्रायंगल हद के तक एरिया को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों आज मतलब आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, तो क्या हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, यस सर। ओके ओके। अच्छा है रिजवान आलम, आपका इंट्रोडक्शन स्किल, फिर एक्सप्लेनेशन स्किल का? सर एक्सप्लेनेशन का कल कर देंगे। ठीक है, ओके। सर, फिर आप शुक्रिया। लोग नेक्स्ट कल प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनिंग स्किल। ओके ओके सर। क्वेश्चनिंग स्किल का मैं समझाता हूँ अभी, इसके बाद फिर आपका मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग स्किल का एक मिनट सर, मेरा इंट्रोडक्शन होने के बाद मेरा इसके बाद मेरा कौन सा ये रहा? एक्सप्लेनेशन स्किल। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर कल होगा, कल पहला होगा आपका क्वेश्चनिंग स्किल, फिर बाद में अच्छा। एक्सप्लेनेशन स्किल करना। पेंडिंग का काम बाद में करेंगे, पहले फ्रेश काम ले लेंगे। कल आप लोगों का होगा क्वेश्चनिंग स्किल, राइट? राइट सर। क्वेश्चनिंग स्किल का कंपोनेंट्स मैं समझाता हूँ। जब आप लेसन प्लान करते हैं ना, ये कंपोनेंट्स उसमें रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करना। कि पहले क्वेश्चनिंग स्किल समझाने के लिए मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चनिंग क्या है? क्वेश्चनिंग क्या है? किसी बच्चों के मालूमात को बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन करते हैं सर। क्यों क्वेश्चन सर? कर रहे हैं? सर जो टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं उसके जस्ट बाद हम लोग जांचने के लिए सर जानने के लिए, बच्चों को असेस करने के लिए, बच्चों का लेवल जो असेस करने के लिए कहाँ से शुरू करना है के लिए क्वेश्चन करते हैं। फिर लेसन पढ़ाने के बाद भी आप बच्चों का अचीवमेंट देखने के लिए, आप बच्चों तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए पता करने के लिए फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बीच में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बीच में क्वेश्चन इसलिए करते हैं बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जोड़ते हुए नया नॉलेज की तरफ लेकर जाते हैं ना, तब जो है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चनिंग लगातार चलते रहता है शुरू से आखिरी तक, बच्चों को असेस करने के लिए, बच्चों का अचीवमेंट पता करने के लिए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज की लिंकिंग करने के लिए। हर जगह क्वेश्चनिंग स्किल यूज होता है। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चनिंग क्या नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चनिंग ये है इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चनिंग चाहिए, है ना? बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चन करना, बच्चों से अच्छी तरह इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस ऐसा करना है, क्वेश्चंस फैक्ट क्वेश्चंस रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल नॉलेज पता करने के लिए फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर क्वेश्चंस जो है ना लो लेवल, बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लो लेवल नॉलेज लेवल क्वेश्चंस, सिर्फ रिकॉल करना, डेफिनेशन को रिकॉल करके बताना, पास्ट एक्सपीरियंस को एज इट इज प्रोड्यूस करना है, लो लेवल नॉलेज। फिर कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, फिर एप्लीकेशन। इस तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज करते हुए 6 कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन यूज करते हुए, ओके, उसमें डिफाइन, डिस्क्राइब, लिस्टिंग, डिस्क्रिमिनेशन, अप्लाइंग, गिविंग एग्जांपल्स। इसी तरह बच्चों से जस्टिफाई, गिव एग्जांपल, ड्रा, ओके, कंप्यूट, इस तरह क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। मगर अब जब भी आपका क्लास में लो लेवल क्वेश्चंस कम पूछना है, हाई लेवल क्वेश्चंस ज्यादा पूछना है। क्वेश्चनिंग जो है
चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए स्लो लर्नर को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको और आगे सोचने के लिए उस तरह क्वेश्चनिंग होना चाहिए। पूरा क्लास को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्वेश्चन पूरा क्लास को करना चाहिए, सिर्फ एक को सेलेक्ट करके नहीं करना है। पहले क्वेश्चन क्लास करना, फिर बाद में बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तब्रेज आप बताओ, फिर इसके बाद मुजफ्फर आलम बताओ, हिना कौसर आप बताओ। पहले नाम से नहीं पुकारना, पहले क्वेश्चन पूरा क्लास को करना, तभी जो बच्चा पूरा क्लास क्वेश्चन के ऊपर सोचेंगे, फिर सेलेक्ट करना। इस तरह जब जवाब देता है बच्चा, रेस्पॉन्ड करने के लिए टाइम भी देना है। अब क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा, बिना गैप देते हुए। क्वेश्चन के लिए गैप होना चाहिए। आपने क्वेश्चन किया, बच्चों रेस्पॉन्स होने तक टाइम देना चाहिए। ओके, क्वेश्चन कब कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं? देखिए, आपने क्वेश्चन किया, क्लास को क्वेश्चन किया, क्लास क्वेश्चन करने के बाद क्लास से कुछ रिस्पांस नहीं मिला, फिर आपने सेलेक्ट किया, उनके पास आंसर नहीं है, नो आंसर है, फिर नेक्स्ट को सेलेक्ट किए, उनके पास आधा आंसर है, आधा आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं है, पूरा आंसर होने तक क्लास में बच्चों को रिपीट कर रहा है। फिर तीसरा बच्चों को बुलाया, तीसरा बच्चे ने फुल आंसर दिया है। देखिए, क्वेश्चन के लिए आप कैसा कर रहा है, जब नो आंसर आता किस तरह क्वेश्चन करना है, पार्शियल आंसर आता है किस तरह क्वेश्चन करना है, कंप्लीट आंसर आता है फिर किस तरह क्वेश्चन करना है। जब नो आंसर आता है इसके लिए हिंट, क्लू देना है। बच्चा का अगर हिंट दिया, बच्चे के पास समाधान नहीं है, उसका हिंट दे सकते हैं, क्लू दे सकते हैं। अगर बच्चा पार्शियल जवाब देता है, इसके लिए भी आप जो है ना पूरा आंसर आने तक फिर बच्चों को क्वेश्चन को जो है फिर फोकसिंग करना, दूसरों को करना, रीडायरेक्ट करना, फुल आंसर आने तक क्वेश्चन को रीडायरेक्ट करना। जब फुल आंसर आता है, जो जवाब नहीं बोलता है, पार्शियली आंसर देता है, उन लोगों से रिपीट करना, रिपीट कराना है। ओके, रीफोकसिंग द क्वेश्चन, रीडायरेक्टिंग द क्वेश्चन। फिर जो बच्चा फुल आंसर देता है उनको और इंक्रीजिंग करने के लिए, नॉलेज को जो है इंक्रीजिंग करने के लिए। हेलो, यस सर। यस सर। नहीं, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है ना, आप सब सही चल रहा है ना? ओके, क्लियर आवाज आ रही है। जो सही जवाब देता है उनको और नॉलेज को इंक्रीजिंग करने के लिए, और डे टू डे लाइफ में इस सब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है, अप्लाइंग द क्लासरूम कंटेंट इन डे टू डे लाइफ एनवायरनमेंट, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, जो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है कन्वर्जेंट क्वेश्चन भी रह सकते हैं, डाइवर्जेंट भी क्वेश्चन रह सकते हैं। डाइवर्जेंट मतलब हर एक बच्चा का सोच अलग अलग रहता है। आपने एक मेथड बताया, बच्चों के पास और कई मेथड्स होगा, ये डाइवर्जेंट है। एक एक आदमी का एक एक सोच रहता है, ऑल्टरनेट एक मेथड नहीं रहता है, बहुत सारा मेथड से सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, मगर सॉल्यूशन पहुंचने के लिए कई तरह जो है प्रोसीजर रहता होगा। प्रोसीजर को जो है आप डाइवर्जेंट, डिफरेंट प्रोसीजर को डाइवर्जेंट कहते हैं, मतलब आंसर एक ही है, डिफरेंट सोच है। कन्वर्जेंट मतलब एक ही है, सबका आंसर एक ही है। जैसा ओवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें AEIOU रहता है, आप कहीं चले जाओ AEIOU रहता है, राइट? इस तरह हैलोजन ग्रुप, जब आंसर डिफरेंट आंसर रहता है दैट इज डाइवर्जेंट, आंसर एक ही रहता है कन्वर्जेंट। इसमें क्वेश्चंस लो लेवल क्वेश्चंस रहता है, हाई लेवल क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रहता है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन रहता है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन रहता है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहता है। हमेशा क्वेश्चन तो शुरू से आखिर तक यूज करते हैं बच्चों को चैलेंजिंग करने के लिए, उससे स्लो लर्नर को भी जो है ना मोटिवेट कर सकते हैं, और गिफ्टेड चिल्ड्रन की भी, हाई परफॉर्मर की भी जो है ना और आगे के लिए जो क्लासरूम कंटेंट डे टू डे में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरह होना चाहिए। एक दूसरे को
इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चनिंग चाहिए। क्वेश्चन करना मुश्किल है, आंसर देना आसानी है। हमने क्वेश्चन फ्रेम करना डिफिकल्टी है, इसलिए टीचर्स बहुत सारा काम करना पड़ता है। फ्रेमिंग द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट देन द गिविंग आंसर। आंसर ऐसा दे सकते हैं, नॉन वर्बल भी दे सकते हैं, यस आर नो, यस आर नो हो गया, यस गलत हो गया, फिर नो बता सकते हैं। जवाब देना आसानी है, मगर क्वेश्चन करना डिफिकल्टी है। इसीलिए टीचर जो है अच्छा क्वेश्चंस क्लास में करने के लिए कोशिश करना है, तभी आपका टीचिंग इफेक्टिव होगा। हर एक टीचर अच्छा क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश करना है। उसमें लो लेवल क्वेश्चंस कम होना चाहिए, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होना चाहिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस चैलेंजिंग होना चाहिए। कब क्वेश्चंस, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर आस्किंग क्वेश्चंस? when the students have no answer, when the students have partial answer, when the students have full answer, ये तीनों क्राइटेरिया है। जब जवाब नहीं रहता है तब हिंट दे सकते हैं, जब पार्शियल आंसर आता है रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रिफोकसिंग कर सकते हैं, जब फुल आंसर आता है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ये तीनों जो है क्राइटेरिया है, इस कंपोनेंट्स ये है। देखिए ये कंपोनेंट्स है। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक कब यूज करते हैं? बच्चों के पास जब इनकरेक्ट आंसर, नो आंसर, बच्चों को क्लास को क्वेश्चन पूछा आपने, बच्चों के पास आंसर नहीं है, आंसर भी बोला है वो इनकरेक्ट है, तब जो है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। कब यूज करना प्रॉम्प्टिंग टेक्निक? बच्चों के पास समाधान रहता है, अगर समाधान दिया है फिर भी गलत है, तब प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी, बच्चे के पास आंसर नहीं है। आपका कॉलोनी में पानी कौन सप्लाई करता है? म्युनिसिपैलिटी। ओके, फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी क्वेश्चन पूछा आपने, बच्चों के पास जवाब नहीं है। फिर आपका कॉलोनी में पानी कौन सप्लाई करता है, अब जो बच्चे बताएंगे, हिंट दे सकते हैं, यहाँ क्लू दे सकते हैं। बच्चों के पास आंसर नहीं रहता, बच्चों के पास इनकरेक्ट आंसर रहता, तब प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। फिर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, बच्चों के और इंफॉर्मेशन पता करने के लिए सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। कैसा? देखिए पार्शियल जवाब देता है, इनकम्प्लीट आंसर देता है, तब सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी, फिर क्वेश्चन किया टू सप्लाई वाटर टू द ओल्ड सिटी। व्हाट आर द अदर फंक्शंस, और क्या फंक्शंस होता है? टैक्सेस कलेक्ट करना, हाउस टैक्स, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बहुत सारा फंक्शंस रहता है। ये सब जो है ना, और फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी पता करने के लिए सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी के लिए के हिंट देते हुए सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। रीडायरेक्शन कब यूज कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन सबको यूज करना है, तब बच्चों का जवाब नहीं आता है, तब जो है सेम क्वेश्चन क्लास में बहुत सारा बच्चों की उसमें शामिल करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस को आप क्लास में एक्टिव करने के लिए रीडायरेक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा जवाब नहीं देता है, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं दूसरे बच्चों को। अगर उन्हें पार्शियल जवाब देता है, फुल आंसर आने तक क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीफोकसिंग कब कर सकते हैं? अगर बच्चे के पास करेक्ट जवाब दिया है, उसका जो है ना सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इस तरह पता करने के लिए रीफोकसिंग करना है। तब बच्चा जो जवाब करेक्ट आंसर देता है, फिर जो जवाब नहीं देता है, जो पार्शियल जवाब देता है, उन लोगों से रीफोकसिंग करना, उन लोगों से रिपीट कराना है, ये रीफोकसिंग है। फिर इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस कब यूज करते हैं? जस्टिफाई योर आंसर,
हाउ, व्हाई, अगर रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, व्हाई, हाउ, इस तरह क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है। ओके, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस में आपका कंटेंट डे टू डे लाइफ में कैसा यूज होगा, इस तरह बता सकते हैं। ओके, उस तरह समझाने के लिए इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 5 कंपोनेंट है, एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, एक सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रीडायरेक्शन, रीफोकसिंग एंड इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ये 5 कंपोनेंट्स आपका इसमें होना चाहिए क्वेश्चनिंग स्किल में, राइट। जब जवाब नहीं देता है प्रॉम्प्टिंग करना, फिर कुछ जवाब पार्शियल आंसर दिया, फिर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, रीडायरेक्शन के लिए, रीफोकसिंग के लिए। रीडायरेक्शन क्लास हर बच्चों को शामिल होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए रीडायरेक्शन। रीफोकसिंग जो जवाब नहीं देता, पार्शियल जवाब देता, रिपीट करने के रीफोकसिंग। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, व्हाई, हाउ, आपका कंटेंट डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होगा, उस तरह। ओके, क्लियर? यस सर। इस तरह होना चाहिए। देखिए, एक आप लोगों का इसमें गूगल क्लासरूम में अपलोड किया ना, उसमें एक मॉडल भी है, यहाँ भी देखता हूँ, अगर है तो आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चनिंग स्किल का, क्वेश्चनिंग स्किल माइक्रो टीचिंग, नहीं है क्वेश्चनिंग स्किल और कंपोनेंट्स, क्वेश्चनिंग मॉडल, क्वेश्चनिंग स्किल मॉडल का। हाँ, देखिए इस तरह होना चाहिए। आपका गूगल क्लासरूम में है, राइट। आपका प्रीलिमिनरीज होना चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ द स्किल ऑफ कंपोनेंट्स। आपका लेसन प्लान इस तरह होना चाहिए। आपको या देखिए, एक बार ये ओपन करके देख लीजिए कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, वेल एंड रिवर, सी, ये लो लेवल है। नेम सम अदर सोर्सेस, रेन, मेल्टिंग, हाउ डू वी गेट रेन, नो रिस्पांस, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, वेयर फ्रॉम डू वी गेट रेन, क्लाउड्स। ओके, इस तरह देख लीजिए, 2 पेज होना चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन, ये आपका स्किल्स है। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। जब पार्शियल जवाब आता है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। जब जवाब नहीं रहते, इनकरेक्ट रहता है, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। रीडायरेक्शन, क्लास को करना, फिर एक को सिलेक्ट करना, रीडायरेक्शन। सेम क्वेश्चन कहीं बच्चे को पूछना, रीडायरेक्शन। रीफोकसिंग, जब कंप्लीट आंसर मिलता है तो रिपीट करवाना है। रिपीट करवाना किससे? जो जवाब पार्शियल जवाब देते हैं इनसे, फिर जो जवाब नहीं देते हैं इनसे रीफोकसिंग करना। ओके, इसमें और ये भी कर सकते हैं, सिमिलरिटी डिफरेंसेस। ओके, ये भी रीफोकसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, डे टू डे लाइफ में जो कंटेंट कैसा यूज किया जाता है, जो लर्नड कंटेंट कैसा यूज किया जाता है, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ओके, जो करेक्ट आंसर दिया जाता है और जस्टिफाई करने के लिए इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ये 5 कंपोनेंट्स आपका लेसन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, क्लियर? यस सर। उम्मीद है कल अच्छा होगा, आज से और अच्छा होगा। ओके, यस सर, आप क्विट कर सकते हैं मीटिंग से। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय सर। सर मेरा लेसन प्लान चेक कर लीजिए एक बार सर। और चेक करता हूँ। आपने सामने चेक करना है, चेक करता हूँ। सही है या गलत है फिर मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर।